Good morning students, this is your social science class. तो चैप्टर फर्स्ट है द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। देखिए ये जो क्लास 6 में सोशल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है सोलर सिस्टम का जो है, ये पहले आपको पिछली क्लास में कुछ प्लैनेट्स के बारे में बताया था, मार्स तक आपको करा दिया गया था। इसके बाद जुपिटर, आज मैं आपको जुपिटर के बारे में बताऊंगा, जुपिटर ग्रह के बारे में। इट इज़ द 5th प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये 5वां ग्रह है, सूरज से 5वां ग्रह है। इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का ये सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर। जुपिटर जो ग्रह है वो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इट हैज़ कलरफुल लैटिट्यूडनल बैंड्स ऑफ एटमॉस्फेयर क्लाउड्स। कलरफुल इसमें क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। इट हैज़ 50 कन्फर्म मून एंड 14 प्रोविजनल्स मून, यानी कि 50 कन्फर्म मून है जो पक्का है वो, हाँ 50, और बाकी 14 जो है वो अस्थाई मून है। यानी कि जैसे धरती से आपको एक ही चंद्रमा दिखाई देता है, उसी प्रकार अगर जुपिटर ग्रह पर जाते हैं तो वहाँ से आपको लगभग 64 के आसपास मून दिखाई देंगे। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द रूलर ऑफ द रोमन गॉड्स। इनका नाम किसके उस पर पड़ा? रोमन गॉड्स के ऊपर पड़ा। देखिए अभी मैं कुछ जुपिटर्स के बारे में बताता। अब सैटर्न, द सैटर्न शनि ग्रह जिसे बोलते हैं, इसमें क्या खास बात है? देखिए इट इज़ द 6th प्लैनेट फ्रॉम द सन। सूरज से ये 6ठा ग्रह है। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। हमारे सौर मंडल में जो सबसे बड़ा ग्रह है, पहले कौन सा है? जुपिटर है। जुपिटर के बाद अगर जो सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है वो है सैटर्न। इट हैज़ ब्राइट रिंग्स मेड ऑफ आइसी पार्टिकल्स अराउंड इट्स इक्वेटर। देखिए ये जो खगोल शास्त्री होते हैं वो जब यहाँ से जो दूरबीन से देखते हैं तो वो इस तरह का दिखाई देता है जैसे उसके चारों तरफ एक रिंग हो, जैसे रिंग होती है ना, एक गोल रिंग। इस तरह से ये आप पिक्चर में भी देख सकते हो, इस तरह से दिखाई देती है। और ये बहुत ही सुंदर ग्रह माना जाता है सोलर सिस्टम का। और इसमें भी लगभग 62 मून है। जैसे अभी बताया था मैंने, उसमें कितने बताए थे? 64। इसमें लगभग 62 मून्स है, यानी इसके 62 चंद्रमा है, उपग्रह जिसे बोलते हैं। इट हैज़ 53 कन्फर्म मून्स एंड 9 प्रोविजनल मून्स। इट इज़ नेम्ड आफ्टर जुपिटर्स फादर इन रोमन मैथोलॉजी। रोमन मैथोलॉजी के अनुसार इसको किसका पिता माना जाता है? आफ्टर जुपिटर्स फादर, जुपिटर के पिता के बाद इसको माना जाता है। यूरेनस, इसके बाद यूरेनस, इट इज़ द 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये 7वां ग्रह है सूरज से। इट इज़ द 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ये 3रा लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, सौर मंडल में। इट हैज़ आल्सो रिंग्स अराउंड इट्स इक्वेटर। इसमें भी इसके चारों तरफ क्या है? रिंग है। जैसे एक रिंग होती है ना अंगूठी की तरह, इसका जो आकार है वो एक अंगूठी की तरह है। इसके अपने 27 चंद्रमा है। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द ग्रीक गॉड ऑफ द स्काई। और इसका नाम किस पर रखा गया है? ग्रीक भगवान जो है ऑफ द स्काई, ग्रीक के नाम पर पड़ा है। जो ग्रीक भगवान है आकाश में, उनके नाम पर पड़ा है। उसके बाद नेपच्यून है। इट इज़ द 8th प्लैनेट। ये 8वां प्लैनेट है फ्रॉम द सन। सूरज से इट्स कलर इज़ ब्लू। इसका रंग जो है वो नीला है। क्यों है? मीथेन गैस बहुत ज़्यादा वहाँ पर है। इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर इन साइज टू यूरेनस। ये भी यूरेनस के लगभग ही है, जितना यूरेनस है उतना ही बड़ा ये भी है। और इसके 13 मून्स है, 13 मून्स है। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड ऑफ द सी। इसको किसके नाम पर रखा गया? रोमन गॉड ऑफ द सी, यानी समुद्र के भगवान के रूप में के नाम पर इसको रखा गया है। उसके बाद कुछ छोटे छोटे ग्रह है, ड्वार्फ माने बोने ग्रह हैं, प्लैनेट्स है। प्लूटो है, सेयर्स है, इरिस है। इन्हें ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि इनका जो साइज है
आर मच स्मॉलर, बहुत ज़्यादा छोटा है, देन ए नॉर्मल प्लैनेट, जो नॉर्मल प्लैनेट होते हैं उनसे बहुत छोटा है। दे आल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन, ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, अपनी धुरी पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। प्लूटो वाज अर्लियर कंसिडर एज ए प्लैनेट बट इट्स साइज इज सो स्मॉल, लेकिन इसका जो साइज है वो बहुत छोटा है। दैट नाउ इट इज़ कंसिडर एज ए ड्वार्फ प्लैनेट, इसीलिए इसे बोना ग्रह माना जाता है। देखिए बच्चों, पेज नंबर 11 पर आप देखेंगे अपनी बुक्स में, यहाँ कुछ प्लैनेट्स के नाम दिए हैं। लुक हियर, ये मरकरी है, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और उसके बाद इनका डिस्टेंस दिया है, सूरज से कितनी दूरी है, 57.6 मिलियन किलोमीटर में है ये, ठीक है, और ये सब दिया है। इसके बाद इनका रोटेशन, कि ये सूरज के चारों ओर कितने दिन में चक्कर लगाते हैं। जैसे मरकरी है, इधर देखिए, मरकरी में 88 डेज, यानी मरकरी जो इसकी 88 डेज में चक्कर लगाता है। इसी तरह वीनस का टाइम दिया हुआ और धरती का दिया है 365, यानी 365 1/4 डेज में, यानी 365 8 घंटे में ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेती है। इसीलिए एक साल कब माना जाता है, 365 दिन के बाद। इसी तरह सब दिए हुए हैं। बाद में इनका रोटेशन डे दे रखे, घंटे आवर्स दे रखे, टाइम फॉर 1 रोटेशन, एक रोटेशन कितने टाइम का होता है। अपने उसमें पृथ्वी जो अपनी धुरी पे घूमते हुए चारों ओर चक्कर लगाती है ना, जो पूरी तो घूमते हुए पूरे उसके चक्कर लगाती है वो तो 365 डेज हो गया, और जो अपनी उस पर घूमती रहती है उसमें तो वो 23.5 घंटे के लगभग, यानी 24 घंटे के आसपास। देखा है ना आपने, 24 घंटे का दिन माना जाता है, तो 23 घंटे 93 सेकेंड्स में वो लगा लेती है। इसके बाद इधर जो दिया है सैटेलाइट, इनके जो अपने उपग्रह है, सैटेलाइट है, जैसे धरती का सैटेलाइट क्या है, मून है। देखिए मरकरी और वीनस का कोई सैटेलाइट नहीं है, बाकी जो ग्रह हैं उनके किसी का एक है, पृथ्वी का एक है, और मार्स के 2 है, और बाकी और ग्रहों के ज़्यादा है, 62 भी है, 64 भी है, 27 13 भी है। तो ये आपको जो मैं बता रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ, इसको आपको अपनी नोटबुक में इसी तरह से टेबल के अकॉर्डिंग बनाना है। ये आपका होमवर्क भी है, ओके, समझ गए आप सब। इस सब को आपको यहाँ से इतना ये सारा एक टेबल की तरह करके लाना है। कलरफुल भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये आपको बनानी है। देखिए इसके बाद आता है सैटेलाइट का नंबर, क्या है, द सैटेलाइट, उपग्रह जिसे बोलते हैं हम, सैटेलाइट। सैटेलाइट को क्या बोलते हैं हम, उपग्रह बोलते हैं। देखिए आज भी, और आप देखते हो कि जब आप मोबाइल यूज़ करते हो, नेट यूज़ करते हो, अगर आपको कहीं जाना है, कोई रास्ता ढूंढना है, तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। गूगल मैप पे जाने के बाद आप उसमें लोकेशन डाल देंगे तो आपको रास्ता गूगल मैप अपने आप बता देगा किस तरफ से जाना है, कैसे नहीं जाना। आप रास्ता नहीं भूल सकते। आप किसी गाड़ी में हो, बाइक पर हो, अगर आपको कहीं रास्ते पे किसी जगह जाना है और आपको नहीं पता कि मुझे वहाँ तक कैसे पहुँचना है, तो आप नेट के द्वारा गूगल मैप पर लोकेशन डालने के बाद उस जगह को आप आसानी से देख सकते हो और वहाँ आसानी से पहुँच सकते हो। ये कैसे संभव हुआ? ये सैटेलाइट के कारण हुआ। सैटेलाइट भी 2 तरह के सैटेलाइट होते हैं। एक सैटेलाइट ऐसा है जो हमारा प्राकृतिक है, जो पहले से ही है, जैसे चंद्रमा है। एक और कुछ सैटेलाइट ऐसे हैं जो भारत ने, जैसे सबसे पहले भारत ने आर्यभट्ट नाम का एक सैटेलाइट भेजा था। तो ये सैटेलाइट इन्हें बोलते हैं, एक तो सैटेलाइट होते हैं नेचुरल और एक होते हैं आर्टिफिशियल, जिन्हें वैज्ञानिक बनाकर भेजते हैं और वो पृथ्वी के चक्कर लगाते रहते हैं और जो भी पृथ्वी पर गतिविधि होती है उसके बारे में, जैसे मौसम के बारे में, कोई जो गुप्त सूचना हो, उसके बाद वो सब हमें सैटेलाइट के द्वारा प्राप्त हो जाती है। आज हमें ये पता लग जाता है कि कल कैसा दिन रहेगा, कल बारिश होगी नहीं होगी। ये सब कैसे संभव हुआ है? सैटेलाइट के कारण संभव हुआ है। आज देखिए, अब सैटेलाइट के बारे में बताता हूँ। सैटेलाइट आर नेचुरल बॉडीज़ इन स्पेस, जो उसमें स्पेस में ये नेचुरल बॉडीज़ है, यानी कि प्राकृतिक रूप से बना हुआ है स्वयं, विच रिवॉल्व्स, जो कि
ग्रह के चारों ओर घूमते रहते हैं। दीज आर कॉल्ड कंपेनियंस ऑफ द प्लैनेट्स। इन्हें क्या कहा जाता है? ग्रह का साथी भी कहा जाता है। जैसे पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है ना। बिकॉज क्योंकि ये रिवॉल्व अराउंड द सन विद द प्लैनेट्स, वे रिवॉल्व अराउंड द सन, वे सूरज विद द प्लैनेट जो ग्रह है उनके साथ साथ वो भी घूमता रहता है। दे आर आल्सो कॉल्ड मून्स। इन्हें क्या कहा जाता है? मून्स कहा जाता है, चंद्रमा कहा जाता है। गैनीमेडी द लार्जेस्ट मून। गैनीमेडी जो है नाम है, ये सबसे बड़ा सोलर सिस्टम में मून माना जाता है। देन द प्लेनेट मरकरी, यानी मरकरी से भी, ये जितना बड़ा मरकरी है ना, मरकरी से भी बड़ा ये चंद्रमा इनका माना जाता है, गैनीमेडी। ठीक है। इसके बाद द मूव अराउंड द प्लैनेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो मूव अराउंड द प्लैनेट, जो ग्रह है वो घूमते हैं किस तरफ से घूमते हैं? वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ऐसे नहीं कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। द सैटेलाइट डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। सैटेलाइट जो होते हैं ग्रह, उनके अपना प्रकाश नहीं होता। दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन ओनली। देखिए, जैसे हमें चंद्रमा दिखाई देता है रात के समय, हम देखते हैं वो हमें चमकीला दिखाई देता है। तो चंद्रमा, ऐसा नहीं है कि चंद्रमा पे अपना ही प्रकाश है या वो अपने आप ही जल रहा है, नहीं। चंद्रमा पर कोई प्रकाश नहीं है, चंद्रमा पर कोई लाइट नहीं लगी हुई है, ना ही कोई वहाँ हाइड्रोजन किसी चीज़ के एक्सप्लोजन होते हैं, ना कोई वहाँ गैस है, वहाँ कुछ नहीं है। वो एक सीधा सा वैसी उपग्रह है जहाँ बड़े बड़े चट्टाने हैं, गड्ढे है, बड़े बड़े पहाड़ है, घाटियाँ है, बस ये है। लेकिन हमें वो चमकीला क्यों दिखाई देता है? उस पर प्रकाश नहीं था। सूरज की रोशनी जब उसके ऊपर आके पड़ती है, सूरज की रोशनी, मान लीजिए सूरज इधर है, मान लीजिए सन है, ठीक है, और ये आपका हो गया मून। तो इसकी रोशनी जब इसके ऊपर पड़ती है, वो रिफ्लेक्स होके कहाँ आती है? अर्थ पे आती है। यानी आप इससे, अगर आप चाहे तो आप अपने घर पे भी एक्सपेरिमेंट, जैसे मान लो आप दीवार पे कोई वो मारती है, टॉर्च वगैरह मारते, तो उसकी रोशनी क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है ना। तो इसी तरह से सूरज की रोशनी पहले कहाँ जाती है? मून पर जाती है। मून से वो रिफ्लेक्ट होकर, यानी मून से वापस वो इधर आती है पृथ्वी पर। कई बार हमें, तो इसलिए हमें चंद्रमा जो है रात के समय चमकीला दिखाया जाता है और शीतल दिखाई देता है, ठंडा। देखिए, चंद्रमा की जो रोशनी होती है वो शीतल होती है। उसका रीज़न यही है कि वो जो सूरज की रोशनी पड़ रही है वो डायरेक्ट किस पे पड़ रही है? चंद्रमा पे पड़ रही है। लेकिन चंद्रमा से पड़ने के बाद वो फिर इधर दिखाई देती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ऐसे ही जब कोई चीज़ डायरेक्ट किसी के ऊपर पड़ेगी तब गर्मी लगती ज़्यादा, लेकिन वो उसके बाद जब रिफ्लेक्ट होती है तो उसकी गर्मी कम हो जाती है। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए, सैटेलाइट के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद है मून। मून के बारे में है सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। जो चंद्रमा है ये किसका? पृथ्वी का सैटेलाइट है। अर्थ जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर केवल एक ही नेचुरल सैटेलाइट है। नेचुरल यानी कि जो पहले से ही प्रकृति के द्वारा यहाँ पर है। द मून अपीयर्स लार्जर एंड ब्राइटर देन एनी अदर सेलेस्टियल बॉडी इन द स्काई। इट इज़ क्लोजर टू अस। जो चंद्रमा है, चंद्रमा और ग्रह की अपेक्षा, और जो अन्य ग्रह है उन अन्य ग्रह की अपेक्षा चंद्रमा पर क्या है? सबसे ज़्यादा। ये जो हमारे और भी आकाशीय पिंड है, आसमान में आकाशीय पिंड है, वो आप तारे वगैरह देखते हो, वो इतने चमकीले नहीं हैं, लेकिन उनका तो अपना ही प्रकाश होता, अपने उस जैसे टिमटिमाते हैं। लेकिन तारे जो है हमारे इससे बहुत दूर है, सूरज से भी कई लाख गुना बड़े हैं और दूर भी है, तो वो इसलिए छोटे में दिखाई देते हैं कि वो बहुत ज़्यादा दूर है। तो ये इसलिए कहा है कि लेकिन चंद्रमा हमें उन जितने भी और बाकी आकाशीय पिंड है, आकाश में जो है, उन सबसे ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है। इसका जो डायमीटर है वो लगभग 3480 किलोमीटर है। डायमीटर देख लीजिए क्या होता है डायमीटर। मान लीजिए ये दिस इज ए मून, ये आपका मून है, ठीक है। अब ये मून गोलाकार में है, अब ये
यहाँ से इसकी दूरी अगर हम नापते हैं, इसके यहाँ से इस कोने से और इस कोने तक, यानी यहाँ से यहाँ तक, इस कोने से इस कोने तक की जो दूरी है उसे हम क्या कहेंगे? डायामीटर, व्यास बोलते हैं इसको, व्यास। आप ये मैथ्स वगैरह जब आप करते हो, मैथ्स में भी तो होते हैं ना, रेडियस होती है, यहाँ तक आधा है तो रेडियस है, पूरा हो गया तो डायमीटर है। तो चंद्रमा का जो डायमीटर है वो कितने किलोमीटर है? लगभग 3480 किलोमीटर, 80 km। यानी अगर आप इस छोर से, इस जगह से चलते हैं और यहाँ तक अगर आप जाओगे तो आपको 3480 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। तो ये इसका डायमीटर है। और इसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है इसका? यानी धरती से चंद्रमा का जो डिस्टेंस है वो कितना है? डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ कितना है? लगभग 384 किलोमीटर, यानी 3,84,400 किलोमीटर लगभग, अबाउट, लगभग है इतना। यानी अगर आप चंद्रमा पर जाना चाहते हो, धरती से चंद्रमा पर जाना चाहते हो, तो आपको 3,84,400 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। और आप जानते भी हैं कि चंद्रमा पर आदमी जा चुके हैं। यूरी गैगरिन के बारे में आपने सुना भी होगा, है ना? उनके बारे में देखिए इस चैप्टर में आगे आएगा भी। ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन आया था, और अमेरिकन एस्ट्रोनॉट से फिर हमारे देश के राकेश शर्मा भी चंद्रमा पर गए थे। तो चंद्रमा पर जाना पॉसिबल है, चंद्रमा पर लोग गए भी हैं पहले, ठीक है। और ये कितना दिन में चक्कर लगाता है? जो चंद्रमा होता है, जो मून जो होता है, वो किसके चक्कर लगाता है? पृथ्वी के चक्कर लगाता है। कितने दिन में लगा लेता है? 27 दिन और 8 घंटे में ये पूरा पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है। लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन द मून ड्यू टू एब्सेंस एयर एंड वाटर। देखिए चंद्रमा जो है पृथ्वी का 27.5 यानी 27 दिन 8 घंटे 28 दिन मान लीजिए, लगभग 1 महीना मान लीजिए, 1 महीने में वो चक्कर लगा लेता है। देखिए कई बार क्या होता है, चंद्रमा जब जहाँ हम रह रहे हैं, अब कभी वो थोड़ा कम दिखाई देता है, कभी आधा दिखाई देता है, कभी फुल मून में जो है पूर्णिमा के दिन, वह पूर्णिमा की रात को वो पूरा फुल मून दिखाई देता है। तो उसका रीज़न यही होता है, जब वो चक्कर लगाता है तो कुछ जो हिस्सा उसके सामने पृथ्वी का आता रहता है, कुछ हिस्सा में दिखाई देता है, कुछ वो छिपता चला जाता है, उसके पीछे आ जाता है। तो इस तरह से जब वो पूरा चक्कर लगाता है, जब पूरा सामने आता है तो वह पूरा दिखाई देता है, जब वो पीछे डिसअपीयर भी हो जाता है, ठीक है। चंद्रमा पर रहना मुश्किल है, यानी वहाँ पर जीवन नहीं है। क्यों? क्योंकि जीवन के लिए हमें क्या चाहिए? हवा और पानी चाहिए, और वो वहाँ पर नहीं है। चंद्रमा पर हवा और पानी नहीं है। जब चंद्रमा पर वहाँ पर लोग गए थे, साइंटिस्ट गए थे, तो वो वहाँ एक दूसरे से बात तो की थी उन्होंने, लेकिन कैसे बात की थी पता है? एक वॉकी टॉकी लेके गए थे, रेडियो सिस्टम, उससे वो उन्होंने बात की थी आपस में एक दूसरे से। क्योंकि किसी से बात करने के लिए वायु का होना ज़रूरी है। बिना वायु के हम किसी से बात नहीं कर सकते, केवल हमारे होंठ हिलते दिखाई देंगे। वायु जो है, वायु के द्वारा ही हमारी बात दूसरे तक पहुंचती है। इसीलिए वहाँ हवा नहीं है और पानी नहीं है, और वहाँ बहुत गहरे गहरे होल है, क्रेटर्स बोलते हैं जिन्हें, ऑन द सरफेस ऑफ द मून, यानी कि बहुत बड़े बड़े गहरे गहरे गड्ढे हैं। और चंद्रमा पर अभी चंद्रमा पर एक चंद्रयान भेजा गया था, लेकिन वो लैंडिंग होते समय कुछ दिक्कत आ गई थी, वो सक्सेस नहीं हो पाया था, लेकिन फिर दोबारा कोशिश की जा रही है। तो वहाँ वो चीज़ें बताते हैं कि चंद्रमा जो है वो वहाँ बहुत बड़ी बड़ी खाइयाँ है, गड्ढे है, बड़ी बड़ी घाटियाँ है, ठीक है। इसके बाद देखिए न्यू मून एंड फुल मून के बारे में मैं बता रहा हूँ। न्यू मून और फुल मून क्या है? द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। द रेवोल्यूशन ऑफ द मून
कोज द मून टू अपियर द चेंज शेप इन द स्काई। द रेवोल्यूशन जो उसका घूमना होता है मून का, ऑफ द मून कोज, वो उत्पन्न करता है मून टू अपियर द चेंज शेप, उससे आसमान में उसकी शेप बदलने में सहायता मिलती है। जब वो घूमता रहता तभी उसकी शेप बदल जाती। अगर चंद्रमा एक ही जगह स्थिर होता तो हमें चंद्रमा एक साइज का दिखाई देता, लेकिन चंद्रमा जो घूमता रहता है तो कुछ हिस्सा दिखाई देता है, कुछ नहीं दिखाई देता। जब पूरा दिखाई दे जाता है तो कई बार ऐसा होता है सूरज के भी उधर से भी आके उसकी छाया से वो ढक जाता है, जिसे जैसे हम बोलते नहीं, सोलर एक्लिप्स हो जाता है और मून एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये सब चीज़ें उसी के अंतर्गत होती है। द डिफरेंट शेप आर कॉल्ड फेसेस ऑफ द मून। जो अलग अलग तरह के चंद्रकलाएँ बोलते हैं इसे, जो चंद्रमा की अलग अलग जो शेप लेता है। व्हाट फेसेस ऑफ द मून यू सी डिपेंड, कौन सा आप देख पाते हो, किस चीज़ पर डिपेंड करता है। वेयर द मून इज इन रोटेस रिलेशन टू द सन एंड द अर्थ, जहाँ पर मून का जो संबंध होता है धरती से भी और सूरज से। वैन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ साइड द फेस अर्थ इज डार्कनेस, दिस फेज इज कॉल्ड द न्यू मून। देखिए न्यू मून कब होता है, वैन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। मान लीजिए ये सन है, ये सूरज है और ये आपके अर्थ है, और इनके बीच में आ गया हमारा मून, चंद्रमा। यानी ये सूरज है, सूरज की रोशनी किस पे पड़ती है, डायरेक्ट उस पर पड़ रही है, लेकिन अगर इनके बीच में आ जाएगा तो सूरज की रोशनी पृथ्वी पर नहीं जा पाती है। देखिए बिटवीन द सन है, जब चंद्रमा आ जाता है सूरज और धरती के बीच में, द साइड दैट, जो साइड होती है दैट फेसिस, उसकी जो साइड होती है अर्थ इज डार्कनेस, तो पृथ्वी पर क्या हो जाता है, अंधकार हो जाता है। दिस फेज इज कॉल्ड द न्यू मून। इसे क्या कहा जाता है, न्यू मून कहा जाता है। जब उसके सामने आ जाएगा तो क्या होगा, देखिए ये रोशनी अगर यहाँ नहीं पहुँचेगी तो क्या होगा, ये जो हिस्सा है चंद्रमा कई बार हमें दिखाई नहीं देता है, पूरा अगर आ गया तो यहाँ अंधकार छा जाएगा और अंधकार में हमें क्या होगा, अंधकार में हमें जो है चंद्रमा नहीं दिखाई देता, इसलिए उस समय को न्यू मून बोलते हैं। वैन द अर्थ इज बिटवीन, और जब धरती, वैन द अर्थ इज बिटवीन द मून, जब चंद्रमा और सूरज के बीच में आ जाती है, और जब ये सूरज और धरती के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो न्यू मून की स्थिति हो जाती है। जब धरती और, देखिए इसने बोला है द अर्थ इज बिटवीन, जब धरती आ जाती है, जब ये धरती इसकी जगह आ जाती है, यानी सूरज और चांद के बीच में जब धरती आ जाती है तो उस समय का जो टाइम होता है उसे क्या बोलते हैं, दिस इज द विच इज द नाउन एज फुल मून, और पूर्णिमा कहा जाता है। देखिए ये तो न्यू मून की, इसे तो हम न्यू मून पोजीशन बोलेंगे, न्यू मून जब अंधकार हो जाता है। और जब अगर ऐसा हो, सूरज है, ये सन है और अर्थ यहाँ आ गई और इधर आ गया मून, अब सीधी सी बात है रोशनी पड़ेगी, एकदम डायरेक्ट रोशनी पड़ेगी तो चंद्रमा भी दिखाई देगा। तो धरती जब सूरज और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो फुल मून हो जाता है, यानी पूर्णिमा की रात होती है, उसे हम क्या बोलेंगे, फुल मून बोलेंगे। ये मून है, ये पोजीशन क्या बन जाती है, फुल मून की बन जाती है, यानी पूर्णिमा। एक तो अंधेरा होता है, जब अंधकार होता है तब न्यू मून, और पूर्णिमा की रात जो पूर्णिमा होती है, फुल मून कब होता है, जब सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उस दिन क्या होती है, पूर्णिमा होती है। उस दिन हमें जो है चंद्रमा पूरा साफ दिखाई देता है, गोल और चमकीला दिखाई देता है, उसकी रोशनी भी बहुत शीतल होती है। नील आर्मस्ट्रांग के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे, इनके बारे में जो एस्ट्रोनॉट्स थे, जो खगोल शास्त्री थे, जो वहाँ अंतरिक्ष में गए थे, 21 जुलाई 1969 में वो गए थे, ठीक है। उन्होंने वहाँ पर जाने के बाद कुछ फोटोग्राफ वगैरह भी लिए थे। उसके बाद देखिए कुछ सैटेलाइट्स है जो आदमियों ने बनाए हैं, मैन मेड सैटेलाइट विच रिवॉल्व, जो पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। दीज सैटेलाइट आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहा जाता है, कृत्रिम
कृत्रिम उपग्रह जो मानव निर्मित होते हैं, जो इंसानों ने बनाए हैं। फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ इंडिया वाज आर्यभट्ट। पहला सैटेलाइट क्या था भारत का? तो द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया क्या था? आर्यभट्ट। कौन सा था? आर्यभट्ट। देखिए जो सबसे पहला फर्स्ट वो था सैटेलाइट था, वो कौन सा था? आर्यभट्ट था। ठीक है, जो यानी कि मनुष्य ने बनाया था और मनुष्य के द्वारा वो छोड़ा गया था। यानी भारत ने जो अपना पहला सैटेलाइट छोड़ा था उसमें अंतरिक्ष में, वो कौन सा था? वो आर्यभट्ट था। इसके बाद देखिए इसका सैटेलाइट का यूज़ क्या होता है। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं ये बहुत यूज़फुल होते हैं, बहुत उपयोगी होते हैं हमारे लिए। दे हेल्प इन कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग, स्पाई सिस्टम एक्सेट्रास। मैंने देखिए आपको बताया था शुरू में, जब चैप्टर पढ़ाने से पहले मैंने आपको बताया था सैटेलाइट के बारे में, बताया था कि सैटेलाइट का क्या यूज़ है। तो सैटेलाइट हमारे लिए आज के समय में बहुत ज़्यादा लाभदायक है। बातचीत करना, जो हम फ़ोन पे बातचीत करते हैं, ये सैटेलाइट के द्वारा ही होता है। हमारे जो बातचीत होना, ये जो लगा रखे ये टावर लगे हुए, ये सैटेलाइट से ही इनका कनेक्शन होता है, जुड़े होते हैं। हमारी बात पहले यहाँ से, फिर वो सैटेलाइट से, फिर उसके बाद दोबारा फिर मैसेज आता है। एक प्रोसीजर है कम्युनिकेशन का। तो वो कैसे, जब तक सैटेलाइट ऊपर नहीं होगा तब तक टावर वगैरह लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। इन टावरों से भी हमें इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा बिना सैटेलाइट के। इनसे और क्या क्या फ़ायदे हैं? मौसम के बारे में जानकारी मिलती है और कोई गुप्त प्रणाली, कोई गुप्त सूचना भी हमें इससे मिल जाती है। जैसे बहुत से देश दूसरे देश के बारे में पता कर लेते हैं, कहाँ आतंकवादी छिपे हुए हैं। अब जैसे भारत ने अभी 1-2 साल पहले स्ट्राइक की थी, सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो वो कैसे पता लगा उनके कैंप कहाँ पर है? वहाँ थोड़ा ना गए थे कोई भी देखने के लिए। तो यहाँ से जो सैटेलाइट भारत ने छोड़ रखा है ऊपर, उस सैटेलाइट की मदद से ये देखा गया कि कहाँ आतंकवादी के ठिकाने हैं, किस जगह है। बालाकोट कौन सी जगह थी, उस पर उन्होंने क्या करा था। फिर जब उन्हें पूरा पक्का डेफिनेटली उन्हें पता लग गया कि भाई हाँ यहाँ पर आतंकवादियों कैंप है, तो फिर यहाँ से उनके ऊपर एयर स्ट्राइक की गई थी और लड़ाकू विमान के द्वारा उन पर गोलाबारी की गई थी। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? सैटेलाइट के कारण ही हुआ। तो कुछ गुप्त सूचनाएं वगैरह भी सैटेलाइट की से हमें मिलती है। इसके बाद देखिए कॉमेट्स आगे। कॉमेट्स क्या होते हैं? धूमकेतु। कॉमेट्स किसे बोलते, इसे क्या बोलते हैं? कॉमेट्स, धूमकेतु। देखिए धूमकेतु क्या होते हैं? पुच्छल तारे भी होते हैं ना, पुच्छल तारे यानी जिसकी पूंछ होती है। एक पुच्छल तारा एक बार देखा भी गया था 1986 में, 1986 में एक पुच्छल तारा भी देखा गया था आकाश में, और वो हमेशा 76 ईयर्स के बाद दोबारा दिखाई देता है। यानी कि अब पुच्छल तारा जो दिखाई देगा वो लगभग यानी 2062 में वो जो है पुच्छल तारा जो है जिसकी पूंछ होती है बहुत लंबी, वो दिखाई देगा। पहले कब दिखाई दिया था? 1986 में इसकी खोज की थी, बताएंगे अभी। देखिए सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो है आकाशीय पिंड होते हैं, विच ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व, जो घूमते रहते हैं अराउंड द सन, जो उसके सूरज के चारों ओर घूमते रहते हैं लंबे समय तक अपनी ही दूरी पर, दैट इज कॉल्ड कॉमेट्स। उन्हें क्या कहा जाता है? कॉमेट्स कहा जाता है। बहुत सारे कॉमेट्स है, एस्टेरॉयड है। देखिए इस ब्रह्मांड में, ये हमारे सोलर सिस्टम में इतना कुछ है कि हम अभी तक बहुत कुछ हमें जानना है। इसके रहस्य से अभी पूरी तरह पर्दा नहीं उठा है। आकाश गंगा जो हमें दिखाई देती है, ये पूरा आकाश दिखाई देता है। ऐसे आकाश कई हजार लाखों है जो हमें नहीं पता, केवल अभी हमने एक ही आकाश देखा है। अब इससे अलावा भी बहुत सारे ऐसी आकाश गंगाएँ हैं। When a comet reach near the sun, जब वह सूरज के पास पहुँचता है, इट स्टार्ट ग्लोइंग, तो ये चमकना शुरू कर देते हैं। डेवलप, और एक लंबी सी पूंछ बन जाती है इनमें। दैट ऑलवेज स्ट्रीम अवे फ्रॉम द सन। द मोस्ट फेमस कॉमेट इज द हेली कॉमेट। तो सबसे जो प्रसिद्ध धूमकेतु जो आया था उसे हेली कॉमेट के नाम से जाना जाता है। ये
हेली ने इसके ऊपर स्टडी की थी। उन्होंने बताया था 1986 में इसे पहली बार देखा गया था। तो उसके बाद अब जो ये देखा जाएगा दोबारा 2062 यानी 2062 में, यानी कि 2062 में, यानी आफ्टर 76 ईयर्स के बाद आप इसे दोबारा फिर देख सकते हो। उसमें एक पूंछ होती है, उसे पुच्छल तारा बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए मैंने ये बताया। कल जो आगे आपकी अगली क्लास होगी उसमें थोड़ा ये अभी और रह गया है, एस्टेरॉइड्स के बारे में बताऊंगा मैं, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आपको कराए जाएंगे। आज के लिए आपकी जो क्लासेज है वो इतनी। ओके, थैंक यू।